हमने लास्ट क्लास में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट कंप्लीट कर दिया है, डेलीगेशन हमने कंप्लीट कर दिया था। आज की क्लास में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट। बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं बोलूं क्या होती है तो इसका मतलब होता है ऑब्लिगेशन। जब आपको कोई काम दिया जाता है और आप ये समझ लेते हैं कि आपको उस काम को पूरा करना है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। हमेशा याद रखना इस चीज को कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो किसी भी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसका जो फ्लो होता है ये हमेशा अपवर्ड होता है। नीचे वाला इंसान या एक सबऑर्डिनेट जो होता है, हमेशा ध्यान रखो वो अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कंसेप्ट बिल्कुल मत भूलना, एकदम अच्छे से याद रखना। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो किस साइड होता है तो आपका आंसर होगा सर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फ्लो है हमेशा अपवर्ड होता है। ठीक है, अब इसमें हमको करना क्या है, ये M.E. हरदी की जो डेफिनेशन है वो पढ़नी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी टू विच अ पर्सन इज बाउंड बाय रीजन ऑफ हिज स्टेटस और टास्क। जब आप अपने स्टेटस के कारण कुछ काम करने के लिए एज अ ड्यूटी बाउंड हो जाते हो कि आपको काम करना ही है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सच इज रिस्पॉन्सिबिलिटी implies मतलब होता मीन्स compliance with directive of a person making the initial delegation। लाइन समझा दे रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ लो। M.E. हरदी ने कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ड्यूटी है जो एक स्टेटस में रहने वाले पर्सन को अपनाना पड़ता है। जैसे आप पे सबऑर्डिनेट होना एक स्टेटस है तो इसे ड्यूटी निभानी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है डायरेक्शंस को फॉलो करना। जब आपका सुपीरियर आपको कोई आदेश देगा या आपके साथ कोई वर्क शेयर करेगा तो आपको उस वर्क को कंप्लीट करके देना होगा, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंप्रिहेंसिव सेंस में बोला जाए या कॉमन सेंस में बोला जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी डिफाइंड एज ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल टू परफॉर्म ड्यूटी असाइंड टू हिम। जब एक इंसान की जिम्मेदारी होती है कि उस काम को पूरा करे जो उसे दिया गया है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। आप नीचे कैरेक्टरिस्टिक में आएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के। सबसे पहली बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी आप किसी ह्यूमन बीइंग को ही असाइन कर सकते हो। देखो मशीन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती, मशीन्स आर्टिफिशियल होती है तो वो सिर्फ ऑर्डर पे एक्ट करती है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के खुद का दिमाग रहता है तो रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार एक इंसान ही हो सकता है। सेकेंड थिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन से। जब कोई पर्सन सुपीरियर पोजीशन में होता है तो उसके पास एक अथॉरिटी रहती है कि वो दूसरों से या सबऑर्डिनेट से काम करवा दे, तो वो अपनी ड्यूटी किसको सौंप देता है, सबऑर्डिनेट को। और सबऑर्डिनेट की जिम्मेदारी है कि वो ड्यूटी को क्या करे, परफॉर्म करे। इससे क्या समझ आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने का काम किसका है, सबऑर्डिनेट्स का, सबऑर्डिनेट्स का है। ठीक है, तीसरी बात ये आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये मे को थोड़ा सा ध्यान रखना खास, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी होती है वो कंटिन्यूइंग ऑब्लिगेशन भी हो सकती है। कई बार इंसान की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती, या फिर एक सिंगल फंक्शन से रिलेट हो सकती है। जैसे मैंने तुम्हें एक टारगेट दिया है कि मुझे इस मंथ, ठीक है, इस महीने 1000 पीस बना के दो, 1000 पीस बना के दो। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने कन्फाइन कर दिया। कन्फाइन करने का मतलब बेसिकली ये है कि उतने में ही रोक दिया, मतलब आपको इस महीने मुझे 1000 पीस बना के देना है। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ आप मेरे एम्प्लॉई हो, पर डे मैं आपको कुछ ना कुछ काम दिया करूंगा, तो आपकी जो ऑब्लिगेशन है वो कंटिन्यूइंग है, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो कंटिन्यूइंग। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसका फंक्शन टारगेट या गोल के हिसाब से डिफाइन करते हैं। जैसा टारगेट दोगे उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। चलिए रिपीट करते हैं। सबसे पहली बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन बींग्स को दी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन से आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यूअस भी हो सकती है या सिंगल फंक्शन को लेकर भी हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है फंक्शन टारगेट या गोल के हिसाब से होती है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मेन एसेंस है वो ये है कि एक सबऑर्डिनेट की ऑब्लिगेशन बन जाती है कि वो एक ड्यूटी परफॉर्म करेगा या काम करेगा। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ अथॉरिटी। जब किसी के साथ आप अथॉरिटी शेयर करते हो, जैसे एक सबऑर्डिनेट को जब अथॉरिटी मिलती है तो जितनी उसको अथॉरिटी मिलती है उतना काम करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी कमेंसरेट विद अथॉरिटी। कमेंसरेट का मतलब होता है बैलेंस्ड। जितनी अथॉरिटी होगी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
चलो बताओ, ये 6 पॉइंट पूरे समझ आए कि नहीं? हाँ यार, यस सर, एकदम अच्छे से। गुड। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्सोल्यूट होनी चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते। अगर आज मैंने आपको किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया है, तो आपको टास्क मुझे कंप्लीट करके देना है, आप इस टास्क को फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकते। और यदि आपने कर भी दिया तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप नहीं कर पाओगे, आप ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द बॉस, आई हैव गिवन वर्क टू यू, तो आप इस काम को करने के लिए एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल हो। आप इस काम को किसी को बांट नहीं सकते, और यदि आपने इस काम को किसी के साथ बांट दिया तो भी काम तो मैंने आपको दिया है ना, तो अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर है। ठीक है, आप दूसरे के ऊपर नाम नहीं लगा सकते। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लोज अपवर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड फ्लो करती है। एक सबऑर्डिनेट हमेशा अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है वही अकाउंटेबल भी होता है। अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल। आपकी जिम्मेदारी थी काम को पूरा करने की, और अगर आपने पूरा नहीं किया तो आपको उस चीज का जवाब देना होगा कि आपने उस चीज को पूरा क्यों नहीं किया, जवाबदारी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है और इसमें आपको दिखेगा। यस सर, गुड। एकदम अच्छे से। अब हम आते हैं टेक्निक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पहले तो यह याद रखो, दो टेक्निक्स यूज होती है। एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग, और दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी नेगोशिएशन। जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप को समराइज कर देना। समराइज करने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में चार्ट क्रिएट कर देना, और इस चार्ट के थ्रू बताना कि किसको क्या काम करना है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अगर मैनेजर है तो उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालना है, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है सेल्स डिपार्टमेंट संभालेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभालेगा। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आप चार्ट बना देते हो तो जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस हैं उसको लेने में आसानी हो जाती है, क्योंकि आपने एक इंसान के ऊपर पूरा काम ना डाल के अलग अलग लोगों में काम बांट दिया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग का मतलब होता है चार्ट बनाकर सारे लोगों में काम बांट देना, जिसे हमेशा पता रहे कि किसको क्या करना है। तो इसके 4 इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले एक इंडिविजुअल एक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा, कोई भी इंडिविजुअल जब कोई काम करना चाहेगा तो उस एक्टिविटी को उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा। तीसरी बात, इंडिविजुअल से पूछे बिना उस डिपार्टमेंट में कोई काम हो नहीं सकता, और एक इंडिविजुअल को पूरी जानकारी रहेगी। कहने का मतलब है कि जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो भी काम है उसकी जिम्मेदारी प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर है। वहां जब भी कोई एक्टिविटी होगी प्रोडक्शन मैनेजर अप्रूव करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई भी डिसीजन लेना होगा प्रोडक्शन मैनेजर के कंसेंट के बिना नहीं हो सकता, और हर चीज की जानकारी प्रोडक्शन मैनेजर को होगी। अब आप बताइए, आपको ये बात समझ आ गया कि नहीं है? यस सर, क्लियर है। आ गया। नेक्स्ट, रोल नेगोशिएशन पे आते हैं। किस पे आते हैं? रोल नेगोशिएशन। जब आप रोल नेगोशिएशन की बात करते हैं तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो चार्टिंग को सप्लीमेंट करती है। याद रखना, पूछ देगा कौन सी टेक्निक किसको सप्लीमेंट या सपोर्ट करती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग को सपोर्ट करने के लिए रोल नेगोशिएशन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? और रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग को सपोर्ट करने के लिए रोल नेगोशिएशन बनाया गया। बनाया गया। इसमें क्या होता है, बेसिकली जब आपको किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है, तो साथ साथ आपको वर्क क्लैरिटी दी जाती है कि आपको क्या करना है, आपकी क्या लिमिटेशंस होगी। तो क्या होगा, जब आपको पता होगा कि आपकी क्या लिमिटेशंस है, आपको क्या करना है, तो आप ज्यादा बेहतर काम कर पाओगे। देखो, पूरी दुनिया गिव एंड टेक रिलेशन पे चल रही है। अगर मैं प्रोडक्शन मैनेजर को चार्टिंग करके रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं तो मुझे उसे क्लियरली डिफाइन करना होगा कि वो क्या क्या कर सकता है, और ऐसा करने के बदले में उसको हमारी तरफ से क्या मिलेगा। मेरी बात समझ आई? यस सर। ये पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया आपका किसका? टेक्निक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब नीचे अगर आप आते हैं 3 टॉपिक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, तीनों आप इस चैप्टर में पढ़ लिया तो अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपने पूरा इसको बोलो। सर सिंपल वर्ड्स में बोले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग इज लाइक अपन को वर्क देना है, और रोल नेगोशिएशन इज कि वो जो वर्क दी उसके लिए मतलब नेगोशिएट करना, कोई भी चीज का रिनोमिनेशन देना या सामने कुछ। वाला कई बार बोल देता है कि भैया मैं इतना बर्डन नहीं सह पाऊंगा, तो उससे बात कर देना कि चल तू कितना काम कर सकता है, जितना कर कम से कम उतना तो अच्छे से कर। अब जैसे मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को बोला कि यार तेरे को काम करना है, देख
मैं तेरी चार्टिंग कर दे रहा हूँ, रोज 12 घंटे काम करना है, वो हट गया पीछे, बोला सर मैं 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ रोल नेगोशिएशन काम आएगा कि उसको वर्क क्लैरिटी दो कि चलो अगर 8 घंटे भी काम कर रहे हो तो कितना काम करो। बात समझ आई? यस सर। अभी भी डाउट है? नो सर। चार्टिंग मतलब होता है काम बांटना, और नेगोशिएशन मतलब होता है किसी को कोई शिकायत परेशानी या कोई रिवॉर्ड चाहिए तो उसको सॉर्ट आउट कर देना कि भाई तू इतनी मेहनत करेगा तो तेरे को ये मिल सकता है। यस सर, क्लियर है। अब उसके बाद 3 टर्म आते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी की बात करते हैं, दिस इज द पावर टू असाइन ड्यूटी टू सबऑर्डिनेट टू एंश्योर दैट दे आर कैरिड आउट। जब आप ड्यूटीज असाइन करते हो सबऑर्डिनेट्स को और एंश्योर करते हो कि वो कैरी होंगी, तो इसको अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं है? यस सर। आ गई? अच्छा, नीचे अथॉरिटी अनलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, आप अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं, एंड फ्लोज डाउनवर्ड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अथॉरिटी का फ्लो हमेशा कैसा रहेगा? डाउनवर्ड, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर से सबऑर्डिनेट। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये याद रखना, अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है कि नहीं, हाँ या ना? हो सकती है। हो सकती है। हेनरी फेयोल ने डिफाइन किया अथॉरिटी को, द राइट टू गिव ऑर्डर एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। ठीक है, ऑर्डर देने की ताकत और लोगों से बात मनवाने की ताकत को अथॉरिटी बोलते हैं। H.A. साइमन ने कहा है कि द पावर टू मेक डिसीजन विच गाइड द एक्शन ऑफ अदर, फैसला देने की ताकत जिसे आप दूसरों से काम करवा सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अथॉरिटी बोलते हैं। बोलिए, H.A. साइमन ने बोली है, मेरी बात ध्यान रहेगी? यस सर। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। ये टिक करो। अथॉरिटी इज नॉट पावर, पावर एब्सोल्यूट होती है, अथॉरिटी आपके स्टेटस से आती है। पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ पर्सनालिटी इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, जैसा आप एक स्पेसिफिक सिचुएशन में बिहेव करते हो उससे पावर आती है। अथॉरिटी इज अ डिफरेंट थिंग, पावर इज अ डिफरेंट थिंग, थोड़ा बहुत दोनों में कनेक्शन होता है। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। ओके, देन आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी कहानी पढ़ दी और आपको इसमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना रहेगा, ध्यान रहेगा? यस सर। अब उसके बाद अकाउंटेबिलिटी आती है। अकाउंटेबिलिटी इज द आंसरेबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ असाउंड ड्यूटीज। जो ड्यूटी आपको दी गई है आपने पूरी करी कि नहीं करी, उसका आंसर करना अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है। Accountability is concerned with the fact that each person who is given authority and responsibility must recognize that executive above him or her will judge the quality of his or her performance. आपको अगर मैंने authority responsibility दी है तो मैं expect भी तो करूंगा ना आप काम पूरा करो, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप काम पूरा कर दोगे, और नहीं करोगे तो मुझे जवाब दोगे। इसी जवाब को क्या बोलते हैं? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी। अपने काम को इसीलिए फिनिश करते हैं कि उनको डर रहता है कि बाद में जवाब तो देना ही नहीं। अगर अकाउंटेबिलिटी हटा दी जाएगी तो दुनिया का कोई भी काम कभी भी पूरा नहीं होगा। क्लियर हो गया? यस सर। बड़ा चैप्टर आपने कंप्लीट कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरा पूरा क्या करोगे, इसके एमसीक्यूज सॉल्व करूंगी, बना डालोगे। ठीक है, पूरे बना डालना है। ठीक है, यस सर, बढ़िया चैप्टर एकदम। अब उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है जो आज ही हम लोग शुरू कर दे रहे हैं बेटा, वो है लीडरशिप। क्या है? लीडरशिप। लीडरशिप एंड मोटिवेशन 2 पार्ट में है, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और जो मैक्स क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आप लोग को, मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो यहीं से आने हैं, लीडरशिप एंड मोटिवेशन से। तो आप इसको एकदम अच्छे से ना समझ लीजिए, एक एक बात आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो अब इस बात को समझना बहुत अच्छे से कि भाई लीडरशिप है क्या। तो लीडरशिप याद रखना एक आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस है। जब आपके कर्मों से या आपकी बातों से, आपकी एक्शंस से लोग प्रभावित हो जाते हैं या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कुछ करने के लिए, तो उसे लीडरशिप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कल मैं एक मूवी गया था RRR, ठीक है, बहुत अच्छी मूवी। उसमें क्या होता है, जो हीरो की पर्सनालिटी रहती है वो बड़ी जबरदस्त रहती है। ठीक है, अब उसको देखकर जैसे अगर कुछ लोग इंप्रेस हो जाए और वैसा ही कुछ करना चाहे तो ये अज्यूम किया जाएगा कि वो जो हीरो है एक लीडर बन गया। तो याद रखना, मैनेजर एक अलग पर्सन होता है, लीडर एक अलग पर्सन होता है। जिस इंसान को देखकर आप इंस्पायर होते हो, इन्फ्लुएंस होते हो, वो लीडर होता है। और लीडरशिप इन्फ्लुएंस करने का एक आर्ट है जिससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं है? यस सर।
आ गई। अब यहाँ पे ना आपको ये समझना होगा कि लीडरशिप अलग से कोई फंक्शन नहीं है, लीडरशिप मैनेजमेंट के एक फंक्शन का पार्ट है जिसका नाम है डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्शन या डायरेक्टिंग का मतलब होता है गाइडिंग, ओवरसीइंग, लुकिंग एट ह्यूमन बीइंग। इंसान के काम को देखना डायरेक्टिंग कहा जाता है। डायरेक्टिंग चार चीजों को मिलाकर बनता है। सबसे पहली चीज होती है सुपरवाइजिंग, मतलब सुपरविजन। दूसरा लीडिंग एम्प्लॉय, मतलब लीडरशिप। हर मैनेजर में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना? यस सर। तीसरी चीज मोटिवेटिंग, मतलब मोटिवेशन। और चौथी चीज जो चाहिए एम्प्लॉय के साथ आपको, वो चाहिए कम्युनिकेशन। तो जब आप ये पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, लीडरशिप एंड मोटिवेशन चैप्टर पढ़ रहे हो, तो एक्चुअल में आपकी पढ़ाई जो हो रही है वो डायरेक्टिंग को लेकर हो रही है। आपने अभी क्लास 12th में भी ये चीज पढ़ी हुई है। यस सर। डायरेक्टिंग यस सर। वो फंक्शन है जहाँ लोगों से काम कराया जाता है। डायरेक्टिंग चार एलिमेंट से बनता है, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन। यहाँ बात कम्युनिकेशन। समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। अच्छे से। अब ना जो जो लाइन टिक कर रहा हूं उसको आप जरूर पढ़िए और अच्छे से ध्यान रखिए। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग टास्क रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ ग्रुप मेंबर। जैसा कि मैंने बोला इन्फ्लुएंस का तरीका है, तो लीडरशिप एक प्रोसेस है जिससे लोगों को डायरेक्ट और इन्फ्लुएंस किया जाता है, लोगों को मतलब ग्रुप मेंबर्स को, कि टास्क को कंप्लीट करें। लीडरशिप इन्वॉल्व्स अदर पीपल, लीडर के अलावा यहाँ पे सबऑर्डिनेट या फॉलोअर होने चाहिए। ठीक है, लीडरशिप इन्वॉल्व्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन लीडर एंड ग्रुप मेंबर। ज्यादा पावर किसके पास होगी, लीडर के पास कि फॉलोअर्स के पास? लीडर्स के पास। लीडर के, इसलिए बोला गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीडर हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है और लोग उसी को इसीलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उसके पास ज्यादा पावर है। मेरी बात क्लियर है? यस सर। नीचे टिक करेंगे हम लोग। ठीक है, लीडरशिप in another sense means capacity of individual to influence the thought and action of other in some useful direction. लीडरशिप एक कैपेसिटी है इंसान की जिससे लोगों को रास्ता दिखाता है, सही रास्ते पर लेकर जाता है। लीडरशिप इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग, किसी भी चीज को मैनेज करना है तो लीडरशिप बहुत जरूरी है। The ability to lead effectively is one of the key to being an effective manager because he or she have to combine resource and lead a group to achieve the objective. मैनेजमेंट के लिए लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैनेजर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? बेटा 1 मिनट पॉज कर रहा हूं मैं, फिर बता रहा हूँ ना, 1 मिनट बस करते हैं। इसमें 3 ऑथर है, इसकी आप डेफिनेशन पढ़ लेना। डेविस की डेफिनेशन जरूर पढ़ो, हेमन की पढ़ो, कूंज एंड ओडोनल की पढ़ो। पूछ देता है, हल्के में नहीं लेना। ठीक है, नीचे आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। लीडरशिप में भी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टोटलिटी ऑफ फंक्शन बाय मैनेजर एज इंडिविजुअल एंड एज अ ग्रुप। टोटल जो भी मैनेजर काम करता है अकेले या ग्रुप के साथ मिलके, वही उसकी लीडरशिप को डिफाइन करती है। लीडरशिप में भी डिफाइंड सिंपली एज इन्फ्लुएंस, आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे विल स्ट्राइव विलिंगली टुवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ गोल। लीडरशिप एक इन्फ्लुएंस का आर्ट है, लोगों को प्रभाव डालो लोगों के ऊपर ताकि वो गोल को अपना समझे और गोल को पूरा करे। कभी भी याद रखना लीडरशिप 3 एलिमेंट से बनता है। सबसे पहला लीडर का होना बहुत जरूरी है, दूसरा फॉलोअर का होना बहुत जरूरी है, और तीसरा एक सिचुएशन होनी चाहिए जिसमें लोग फंसे। कभी भी याद रखना अच्छा लीडर तभी होता है कोई जब लोगों को मुसीबत से निकाले। जैसे फिल्मों में क्या दिखाता है, पब्लिक मुसीबत में फंसी होती है, एक हीरो आता है उनको निकाल देता है, तो तीनों एलिमेंट पूरे हो जाते हैं। लीडर हो गया वो हीरो, बाकी लोग हो गए फॉलोअर, और सिचुएशन में लोगों को मदद की जरूरत थी। बात समझ आई कि नहीं आई? बाहुबली देख लेना। यस सर। ओके, नीचे आते लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक पे। सबसे पहली बात, लीडरशिप एक इंसान की पर्सनल क्वालिटी है। लीडरशिप अपने आप अंदर से आ जाती है, इसको जगाना नहीं पड़ता है, हर इंसान के अंदर लीडरशिप स्किल है। दूसरी बात, लीडरशिप में फॉलोअर्स का, ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स का होना जरूरी है। आप बोलोगे आप अकेले हो और आप लीडर हो, तो नहीं, आपके पीछे फॉलोअर होना बहुत जरूरी है। देयर कैन बी नो लीडरशिप विदाउट फॉलोअर्स। नेक्स्ट, लीडरशिप में क्या किया जाता है, एक इंडिविजुअल जो होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। एक सक्सेसफुल लीडर वही है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, लोगों की सोच को बदल सके। देन लीडरशिप में काम क्या है, कॉमन गोल को अचीव करना। लीडरशिप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी नहीं रुकता, यहाँ पे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना होता है। और लीडरशिप ऐसा होता है कि रोज करने वाली एक्टिविटी नहीं है, एक सिचुएशन पे लीडरशिप अपने आप अराइज हो जाती है। अलग अलग तरह की लीडरशिप होती है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लीडरशिप अपनानी पड़ती है। मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्या? नो सर। क्लियर है?
लीडरशिप पर्सनल Yes. क्वालिटी है, फॉलोअर होना चाहिए, लीडर हमेशा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे कॉमन गोल अचीव करना है, लीडरशिप कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, और हर सिचुएशन में लीडरशिप स्टाइल आपको क्या करनी है, बदलनी है। गेटिंग? Yes, sir. अब Clear है। लीडरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखना। लीडरशिप में फोकस होता है लोगों को लीड करने में, और मैनेजमेंट का फोकस होता है काम कराने। लीडर में लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप होता है, मैनेजमेंट में सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन होता है। लीडरशिप मैनेजमेंट का एक पार्ट है, मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, और मैनेजमेंट क्या है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइज ग्रुप है। ये बात क्लियर हो गई पूरी? Yes, sir. Clear है। एक सक्सेसफुल लीडर की क्या क्वालिटी है, तो आप याद रखना, लीडर के पास ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिसको देखकर लोग इंप्रेस हो जाए। चलो एक बात बताओ, एक फुटबॉल मैच है, अब आपकी टीम का जो कैप्टन है उसके दोनों का पैर काम नहीं करते, दोनों पैर नहीं है, लेग शॉर्ट है, क्या लगता है कितना चांस है जीतने का? 0%। तो भाई आप अगर फुटबॉल खेल रहे हो तो आपका लीडर ऐसा होना चाहिए जो उस चीज में एक्सपर्ट हो और फिजिकली वेल टू डू हो। सही बात है, गलत बात है? Yes, sir. तो मेरा कहना ये है कि देखो, लीडरशिप सिर्फ बोलने से नहीं होता ना, लीडरशिप में एग्जाम्पल शो करना होता। आप अच्छा करके दिखाओ ना किसी को, तभी तो आपसे इंप्रेस होगा। अगर आपको कोई मैथ्स पढ़ाने आ रहा है तो पहले खुद 100 आउट ऑफ 100 लाया होगा ना, तो आप उससे इंप्रेस होकर पढ़ना चाहोगे। अब एक बंदा आपको मैथ्स पढ़ा रहा है और उसके आपने नंबर पूछे, बोला मैं तो खुद फेल हो गया था, तो क्या आप उससे पढ़ोगे? No, sir. पढ़ोगे। तो देखो लीडर की क्या क्या क्वालिटी है। सबसे पहली क्वालिटी, लीडर में हमेशा एक फिजिकल एनर्जी और एक स्टैमिना बना होना चाहिए। इसको बोलते हैं ऑरा होना, मतलब देख के लगे अरे क्या आदमी है ये। जब लीडर को देख के उसकी पर्सनालिटी को देखकर इंप्रेस हो जाओ। ठीक है, जॉन अब्राहम जैसा हो ये जरूरी नहीं हो, पर ऐसा हो कि चार्मिंग पर्सनैलिटी हो। Yes, sir. दूसरी, इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है एक लीडर। ठीक है, आईक्यू लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए, मतलब वो साइंटिफिकली चीजों को सोच सके और सॉल्व कर सके। प्रॉब्लम को बढ़ाए ना, प्रॉब्लम को क्या करे, सॉल्व करे। देन हर लीडर का एक बेसिक ट्रेट होता है, ट्रेट मतलब होता है क्वालिटी होती है, कि हमेशा एक लीडर फॉरवर्ड लुकिंग होता है, वो हमेशा आगे की सोचता है, वो पीछे की चीजों को लेकर पछताता नहीं है, वो खुद भी आगे बढ़ता है और दूसरों को भी आगे बढ़ाता है। देन लीडर की क्वालिटी होती है, वो इनिशिएट करता है चीजों को, ऑन टाइम सारी चीजों को कंप्लीट करके देता है। एक लीडर को हमेशा ये हर पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ना, पूरा पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एनर्जी बहुत जरूरी है, इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, मतलब उसका एक विजन होना चाहिए, वो हमेशा सीक्वेंस में काम को आगे खुद बढ़ाए, इनिशिएटिव होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है एक लीडर में, क्योंकि अगर उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो अपने फॉलोअर्स को भी डुबा देगा। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. देन लीडर ओपन माइंडेड होना चाहिए। ओपन माइंडेड होने का मतलब ये होता है कि लीडर वो हो जो सबकी बात सुनता हो, नए आइडियाज लेने को तैयार। क्या होता है, जो बहुत से पुराने लोग होते हैं ना, वो अपने विचारों को थोपते हैं, वो बोलते हैं हम जो करेंगे वही करो तुम भी। तो आपका लीडर ऐसा होना चाहिए जो आपकी भी बात सुने और समय के साथ खुद को बदले। देन लीडर का रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। अगर हारे तो वो जिम्मेदारी दे, हार हुई तो मेरे कारण हुई, और जीते तो आपको उस बात का श्रेय दे कि जीत हुई तो मेरे फॉलोअर्स के कारण हुई। इतना बड़ा दिल उसका होना चाहिए। और एट लास्ट लीडर ऐसा हो जो ह्यूमन रिलेशन बनाने में विश्वास रखता हो, उसका एटीट्यूड कोऑपरेटिव हो, लोगों को इंसान समझता हो, लोगों की रिस्पेक्ट करता और लोगों को साथ में लेकर चलता हो। ये लीडर की क्वालिटीज हैं। अब आप बताइए, आपको क्वालिटीज समझ आई कि नहीं? Yes, sir. आ गए। परफेक्टली कि आधा अधूरा? Perfectly. अब आती है लीडरशिप स्टाइल, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कब करेंगे? Next class. ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब होगी अपनी? कल रात में। कल बिल्कुल कल पढ़ेंगे, चलेगा एकदम। है ना? अब ये कर देते, खत्म कर देते एक ही बार में, है ना? तो Yes, sir. देखो, लीडरशिप स्टाइल 4 बेसिस पे पढ़ना है, पहले याद रखो। एक बेसिस होगा अथॉरिटी, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है ना, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। Yes, sir. उसके बाद ना कॉन्टिनम के बेसिस पे पढ़ोगे। किस बेसिस पे पढ़ोगे? Continuum. कॉन्टिनम मतलब लिमिट है। ठीक है, ये भी सिखाऊंगा आपको। फिर आप मैनेजरियल ग्रिड पढ़ोगे। मैनेजरियल ग्रिड एक चार्ट है, ये चार्ट ब्लेक एंड माउंटेन ने बनाया है। किसने बनाया है? Blake and Mountain. और फिर आखिरी में फ्रांसिस लाइकर्ट का लीडरशिप मॉडल पढ़ोगे। 4 हिस्सों में लीडरशिप स्टाइल आप कल खत्म कर देना। ठीक है बेटा, Yes, sir. ये आप करो, और ये सारा रिकॉर्डेड है ना? Okay, sir. ठीक है बेटा, बस ये करो। Thank you, sir.